चाहूंगा कि एक बार खजराना का दौरा जरूर कर गेस्ट जुड़ गए मनोज जी हमारे जी साथ। मनोज जुड़ गए हैं, हम उधर भी चलेंगे। खजराना का बोल रहा था हाँ, हमारे जी। साथ जय नागड़ा जी जुड़ गए हैं, एक क्विक रिएक्शन उनका ले लेते हैं। जय नागड़ा जी, मुझे समझाइए जरा, किस तरह देखते हैं आप? मोदी है तो मुमकिन है, ये मतदाताओं का एक समूह जो हमें इंदौर में मिला, जाहिर तौर पर समर्थक आप कह सकते हैं ये समूह था, लेकिन मोदी एक बहुत बड़ा फैक्टर हैं इस इलेक्शन में। और ये एक ऐसा आप कह सकते हैं एक ऐसा मंजर है जो बीजेपी को बहुत उम्मीद से भरता है। और जाहिर तौर पर इसी तरह की लोकप्रियता के शिखर पर कभी इंदिरा गांधी भी रही हैं, और आपने वो दौर भी देखा है जब इंदिरा जी अपने शिखर पर रही हैं। और आज हम देख रहे हैं कि मोदी जी उसी लहर पर सवार होकर मतदाताओं के दिलों पर राज कर रहे हैं। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि और उनके फैक्टर को आप इस इलेक्शन में देखते हैं? शरद जी, निश्चित रूप से मोदी जी एक बड़ा चेहरा है और उनकी अपनी एक फॉलोइंग है और एक बड़ा तबका उनके साथ जुड़ा है। लेकिन बहुत सारी कड़वी सच्चाइयां भी हैं और जिसको लेकर के कुछ मतदाता भी जागरूक है, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो। लेकिन उनकी तकलीफ ये है कि उनके सामने बहुत अच्छा विकल्प नहीं है। कांग्रेस की बात करें यदि मध्य प्रदेश में, तो बड़े आधे अधूरे मन से उसने चुनाव लड़ा और कहीं ना कहीं बड़ी हताशा इस समय कांग्रेस जनों में है। और इसी की वजह से यह रहा कि कांग्रेस के बहुत सारे लोग एट वक्त पे कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए। हालांकि देखिए, ये वो लोग थे, बहुत ज्यादातर लोग जो कोई बहुत प्रभाव न कांग्रेस में छोड़ पा रहे थे और न कोई बीजेपी में। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक जो दबाव बनता है, उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस में हताशा बनाई। और खंडवा की यदि बात करूं तो यहाँ ये बात सही है कि पिछले 2 चरणों में जिस तरह से मतदान कम हुआ था, इस बार कहीं ना कहीं जो मतदाता है वो मौसम का भी एक प्रभाव कह लें या कहीं ना कहीं उसकी स्वयं की जागरूकता कह लें, मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। और मुझे लगता है कि इसमें खंडवा में तो बड़ी ही उदासीनता थी पूरे चुनाव को लेकर के, उसके बावजूद जो मतदाता आगे निकला है, ये इतना विश्वास, इतना उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे इतना मतदान होगा। तो निश्चित रूप से मोदी इसमें जय जी एक और जो बड़ा अहम फैक्टर ये है कि मैं एक राइटअप भी देख रहा था कि इस बार जो 3 प्रमुख दल आप कह लीजिए, हालांकि आम आदमी पार्टी को प्रमुख दल में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अभी नहीं रखा जा सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों गारंटी के मुद्दे पर मतदाताओं के सामने है। कांग्रेस एक लक्ष्मी योजना लेकर उतरी है मैदान में, 5 गारंटी उसकी हैं, बीजेपी की शायद 10 के आसपास हैं। और इसी तरह आम आदमी पार्टी की भी गारंटी, और जो गारंटीज हैं उनका स्वरूप काफ़ी मिलता जुलता है। जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना है, कोई फ्री बिजली की बात कर रहा है, कोई इस योजना की बात कर रहा है। अब इसमें आप तीनों के एजेंडा देखेंगे, कांग्रेस दावा कर रही है कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, लेकिन अभी भी मतदाता भी ये चाहता है कि आप लॉन्ग टर्म के इश्यूज पर बात ना करें, क्योंकि शायद प्रबुद्ध मतदाता तक सिमट जाती है बात। आम मतदाता भी चाहता है कि उसकी टेम्परेरी उसके आप मरहम पट्टी करिए, तुरंत पैसा दे दीजिए, तुरंत उसको कोई सुविधा दे दीजिए, उसकी बिजली माफ कर दीजिए, उसके बच्चे की शिक्षा माफ कर दीजिए। तो ये माफी युग है ऐसा लगता है राजनीति का। जी शरद जी, मैं थोड़ा सा आपको डिफर जाऊंगा। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि ये प्रबुद्ध तबका सोचता है। मैं आज अभी मैं थोड़ी देर पहले फील्ड में था और उन मतदाताओं के बीच में था जो बहुत ही जिनको निम्न मध्यम वर्गीय कह सकते हैं, मध्यम वर्गीय कह सकते हैं, उसका कहना था कि आप हमें हमारा स्वाभिमान लौटाइए, हमें काम करने के अवसर दीजिए, हम खुद के दम पे वो करेंगे। और जो एक चाहे विधवा आश्रित पेंशन हो कि 600 रुपए मिल रहे हैं, कहीं 1000 रुपए मिल रहे हैं, कहीं 1200 मिल रहे हैं, उनका कहना है कि इससे कुछ नहीं होने वाला। जिस अनुपात में महंगाई बढ़ी है उस अनुपात में ये सारी चीजें। आप सबसे महत्वपूर्ण, मेरे को पहली बार ऐसा लगा कि उस तबके से सुनना बड़ा मुझे भी हैरान करने वाला था कि ऐसा लगता था कि ये हितग्राही एक बड़ा तबका ऐसा बन गया है जो केवल अब संतुष्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। शुरुआती दौर में बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है जय जी कि ये एक्सेप्शंस हो सकते हैं, अपवाद हो सकते हैं। बाय एंड लार्ज मैं ये नहीं कहूँगा कि देश के अलग अलग हिस्सों में मतदाताओं के ऐसे समूह नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है अगले 5 साल तक इलेक्शन कमीशन महत्वपूर्ण संस्था है, उसको वॉर फुटिंग लेवल पर मतदाताओं को अवेयर और अपडेट करने के लिए उसी तरह मुहिम चलानी चाहिए जिस तरह इसके लिए बजटिंग होनी चाहिए केंद्र सरकार की, कि आप मतदाताओं को और अधिक लिटरेट करें और अधिक साक्षर करें
कि वो अपने राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र को खंगालें, और ये घोषणा पत्र उन तक करीब 6 महीने पहले पहुंचे चुनाव के, जिससे वो उसमें अपडेट भी कर सकें, संशोधन भी कर सकें। उन्हें बताया जाए कि आप राजनीतिक दलों से क्या अपेक्षा रखें लॉन्ग रन में, बजाय बिजली माफ, शिक्षा माफ, कर्जे माफ, इसके बजाय आप क्या अपेक्षा रखें। क्योंकि ये तो वनडे वंडर है, आप आते हैं 5 साल में, घोषणाएं करते हैं और चुनाव को जीतकर अपनी जेब में डालकर चले जाते हैं। एक त्रिपाठी जी, आपका रिएक्शन। देखिए, निश्चित ही जिस तरीके से मोदी जी ने विपक्ष में रहते हुए जो गारंटियां दी थी, उस गारंटी को पूरा करने के लिए देश की जनता ने एक लंबा समय दिया, 10 साल मोदी जी को देश की जनता ने दिया। और निश्चित ही आज उनको उपलब्धि बताने का अवसर था, अपने रिपोर्ट कार्ड को पेश करने का अवसर था, जिसको पेश करने की जगह नरेंद्र मोदी जी इधर उधर की बात कर रहे हैं। आज भी वो पिछले चुनाव की तरह भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं, गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। सज्जन सिंह वर्मा जी कुछ कह रहे हैं, चले गए, चलिए बोलिए। जिस तरीके से मोदी जी ने कहा था चुनाव से पहले कि मैं बेरोजगारी को खत्म करूंगा, महंगाई पे अंकुश लगाऊंगा, नोटबंदी करके मैंने भ्रष्टाचार पे प्रहार किया है, तो इन सारी चीजों को जब आज का मतदाता मतदान करने जाता है तो इन सारी चीजों को अपने जहन में सोचता है कि कितना मोदी जी ने जो गारंटी की है वो यथार्थ में पूरी हुई है कि नहीं हुई है। मोदी जी ने जब देश की जनता से आह्वान किया कि मेरी सारी गारंटियां पूरी हुई है तो मुझे हर बूथ पे 370 वोटों की वृद्धि चाहिए, हर विधानसभा में 10% वोटों की वृद्धि चाहिए, तभी मैं 400 पार से जीतूंगा। हमने पिछले 3 चरणों में देखा, 2 चरणों में तो बहुत ही कम मतदान प्रतिशत रहा। पिछले चरण में जरूर निर्वाचन आयोग ने कुछ उपहार और गिफ्ट बांट के मतदान प्रतिशत को बढ़ाने का प्रयास किया, परंतु मतदान प्रतिशत जिस तरीके से चिंताजनक रूप से कम होता जा रहा है, ये देश की जनता को का स्पष्ट संदेश है मोदी सरकार को कि आपने जो कहा उसको पूरा नहीं कर पाए। आज 8 सीटों पर जहां मतदान हो रहा है वहां पे वर्तमान में भाजपा के सांसद हैं, वो अपनी विफलताओं को मोदी जी के नाम पे नहीं ढक सकते, नहीं छुपा सकते। आज भी मालवा की कई ऐसी जगह है जहां पीने के पानी की समस्या है। हम बात करें देवास की ऐसी कई जगह है जहां पे आपने रेलवे स्टेशन की बात कही थी। इंदौर में आपने विधानसभा चुनाव भी मेट्रो दिखाकर जीता, आज लोकसभा चुनाव में भी आप मेट्रो को दिखा रहे हैं, तो निश्चित ही वो मेट्रो के आज तारीख तक स्टेशन शुरू नहीं हो पाए। रतलाम सीट पे हम बात करें तो कल आदिवासी समुदाय के व्यक्तियों लेकिन मुझे जय जी एक चीज और भी लगती है कि हमारा यानी चैनल्स का भी, मीडिया का भी नैरेटिव बदलना चाहिए और राजनीतिक दलों का भी नैरेटिव बदलना चाहिए। हम स्टूडियो में बैठकर विवेक जी का अवसर आएगा तो कांग्रेस बीजेपी को धुल देंगे, वो व्यास जी का मौका मिलेगा तो कांग्रेस को धुल देंगे। बातें कमोबेश एक जैसी हैं, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। वो कहते हैं आपके समय क्या हुआ, आपने 50 सालों में क्या किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। और उधर बैठा दर्शक धीरे धीरे ऐसा लगता है कि उसके कान में उसको ऐसा लगता है बंद कर ले, अब एक ही एक स्वर चतुर्दिक दिशाओं से गूंज रहा है। मुझे लगता है नैरेटिव बदलना चाहिए, बड़े मन के नेता सामने आए, ये साहस रखें। जैसे आज़ादी में हमारे संविधान निर्माण के समय डिबेट हुई थी, हमारी टेलीविजन की डिबेट्स, मीडिया में आपके इंटरव्यू इतने रोचक बने, इतने दिलचस्प हों। अच्छी बात की तारीफ करने में क्या समस्या है साहब, क्यों इतनी कमजोरी है, क्यों पार्टियां इतनी भयभीत हो गई हैं एक दूसरे के बारे में अच्छा बोलने से। प्रेम व्यास जी, मैं कोई दबाव नहीं बना रहा हूं, क्षमा कीजिएगा, मूर्ख व्यक्ति हूं इसलिए ऐसी टिप्पणियां कर जाता हूं। जी बोलिए। जी मुद्दा है चूंकि, और मैं कोई नकारात्मक बात नहीं करने बैठा यहाँ पर। आप देखिए, आज आप जब आपके पत्रकार, आपके जब रिपोर्टर्स फील्ड में जाते हैं तो एक भाव जागृत कराए कि हमारे मोदी जी, ये भाव आप बताइए 10 साल पहले ये भाव कहाँ गुम हो गया था। जब कहा जाता था हमारे मनमोहन जी, जब कहा जाता था हमारे सोनिया जी, या कहा जाता था हमारे राहुल जी, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने एक भाव जागृत कराए। और वो भाव ऐसे ही नहीं आता, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, वो देश का विकास। आज जनता पढ़ी लिखी है, वो देख रही है कि मनमोहन सिंह साहब के शासन में अगर 13वें से 11वें पोजीशन में भारत आया था तो 11वें से आज 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो ये जनता देखने के पश्चात उसको भाव जागृत होता है। जब वो देखती है कि जो आतंकवादी गतिविधियां थी, जो हर महीने हर साल जो है वो मार के चले जाते थे आकर, आज वो देख रही कि वो मात्र 3 से 4 जिलों में सीमित हो गया है। अगर वो देख रही है कि कश्मीर में आज इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, वहां पर विकास कार्य हो रहे हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडे फहराए जा रहे हैं, तो यहाँ की जनता वो सब चीज देखकर अवगत कर रही है कि कौन विकास के साथ है और कौन विनाश के साथ है। दूसरा, मैं आपको बिल्कुल डाटा के साथ में बात करूंगा, मुझे कोई नकारात्मक बात नहीं करनी। ठीक है, पिछली सरकारों ने जो करा वो उनका कृत्य था, हमने जो करा वो जनता के मध्य। हम 2047 के प्रेम जी कुछ बातें आप भी स्मरण रखिए। एक बार अटल जी के उपचार के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पहल की थी, राजीव गांधी जी ने पहल की, नरसिम्हा राव जी ने अटल जी से अनुरोध किया था, एक स्लिप दी थी उनको सदन में
कि जब मैं न रहूं तब इसका खुलासा करना, लेकिन पोखरण विस्फोट अवश्य करना अटल जी, ये मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है। इंदिरा गांधी को गोलवलकर जी ने दुर्गा बताया, ये अटल जी ने कहा है। अटल जी गए थे संघ कार्यालय, वहां से ये वो बातें हैं जो बताती हैं। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल किसी भी प्रकार से जनता को मायूस करने के लिए सत्ता में नहीं आता है। हालांकि उसकी कुछ नीतियां क्लिक करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, लेकिन आप सबका उद्देश्य, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, देश को आगे ही ले जाना है। ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन मैं इस खबर पर लौटूंगा जी मनोज। खबर